वेलकम एवरीवन। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एमएमए नाउ पॉडकास्ट। आपका अपना पॉडकास्ट और हमारा अपना हिंदी एमएमए पॉडकास्ट। दोस्तों, एक और हफ्ता आपकी लाइफ का और एक और हफ्ता एमएमए वर्ल्ड का। बात करेंगे दोस्तों बहुत सारी न्यूज़ जो कि निकल के आ रही हैं लास्ट वीक से एमएमए वर्ल्ड से, और बात करेंगे बहुत सारी फाइट्स जो कि होने वाली हैं, अभी जस्ट हुई हैं। बहुत सारी जो वॉर चल रही है ऑन सोशल मीडिया, बात करेंगे उन सब के बारे में इस एपिसोड में। दोस्तों, हालांकि ओलंपिक्स को हुए लगभग एक हफ्ता हो गया है, बट अभी भी जो उसका इफेक्ट है, जो उसका असर है, वो मुझ पे अभी भी चल रहा है। जब ओलंपिक स्टार्ट हुए थे तो उस टाइम पे मैंने कुछ चेंजेस किए थे अपनी डाइट में, जो मैं खा रहा था डेली बेसिस पे। और बेसिकली मैंने वो खाना बंद कर दिया जो कि हम बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड है। तो पिछले लगभग 1 महीने से लगभग मैं सिर्फ वो चीज़ खा रहा हूँ जो कि बिल्कुल नेचुरल हैं, यानी कि जो घर में बनती हैं या ये पेड़ पे उगती है, ना कि जो कि बन के आ रही हैं किसी फैक्ट्री में। यानी कि नो बिस्किट, नो भुजिया, कुछ भी ऐसा नहीं जो कि मतलब घर पे नहीं बना हो। या तो वो बिल्कुल नेचुरल है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, सैलेड है, या वो घर में बना हो। और उसका दोस्तों डेफिनेटली मुझे फ़ायदा हो रहा है। और आई थिंक ओलंपिक्स दोस्तों, हालांकि हम कभी शायद वहाँ उस लेवल पे नहीं पहुँच सकते, बट जस्ट टू सी कि ऐसे एथलीट्स भी हैं, ऐसे इंसान भी हैं जो कि हम में से हमारे बीच में से निकल के आगे जाते हैं और करते हैं परफॉर्म वर्ल्ड स्टेज पे। क्या वो खाते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं, क्या उनका शेड्यूल है, क्या उनका वर्कआउट है। आई आई थिंक वो मैंने इस बारे में गूगल किया, देखा कि एंड आई फील कि स्मॉल स्मॉल चेंज दोस्तों, चाहे वो आपकी डाइट में हो या आपके रहने सहने में हो, दोस्तों वो बहुत बड़ा फ़र्क कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और आई थिंक कि मैं पढ़ रहा था कैसे कि कौन कौन सा एथलीट था, आई थिंक उसको कुछ मीठा खाए लगभग 6 महीने हो गए हैं। आई I मीन जिस तरीके के वो उनकी लगन है वो तो है ही, बट जो वो करते हैं सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, दोस्तों बहुत कम लोग वो कर सकते हैं। तो मैंने क्या नोटिस कि है, ठीक है, नो मिठाई, कुछ स्वीट नहीं, कुछ मैं मीठा नहीं खाऊँगा, चीनी नहीं खाऊँगा, और सिर्फ़ नेचुरल शुगर लूँगा, यानी कि सिर्फ़ फ्रूट्स खाऊँगा, कुछ और नहीं। और दोस्तों वो बहुत ही कामयाब ये चीज़ है। अगर अगर आप सिर्फ़ खाते हैं नेचुरल चीज़ें, अगर आप नहीं खाते हैं शुगर, अगर आप नहीं खाते हैं चीनी, दोस्तों उसका असर पड़ता है आपकी बॉडी पे, और आई कैन फ़ील दैट। और मैंने लास्ट वीक से मैंने स्टार्ट की थी अपनी रनिंग। काफ़ी टाइम से मैं रनिंग स्टार्ट करने की सोच रहा था, बट मैं कर नहीं पा रहा था, तो मैंने स्टार्ट की लास्ट वीक। और मैं सुबह गया हफ्ते में 3 बार। और आई आई फील कि अ, एक एक और मेरा एक वो था किस्सा। मैं जब भी जाता हूँ बाहर फॉर रनिंग, तो मैं हमेशा अपने कान में रखता हूँ ईयरफोन्स, जो कि अपने आप में एक 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 अच्छी चीज़ लगी मुझे कि ठीक हो, मैं सुबह जा रहा हूँ 6 बजे, आई कैन कुछ अच्छा मैं सुन सकता हूँ, कुछ गाने, कुछ न्यूज़, कुछ भी, कुछ पॉडकास्ट। और टाइम पास के लिए, ताकि दिल लगा रहे, ध्यान थोड़ा सा सही सही रहे। और जब मैं जा रहा था लास्ट वीक, तो ऑब्वियसली मैं अपनी धुन में था, हल्का हल्का रन कर रहा था। जो मेरा होता है एक रन टिपिकल, वो होता है लगभग 30 मिनट का होता है। और शायद 20 मिनट के आसपास मुझे एक आदमी है, मुझे सामने से मुझे ऐसा कुछ कर रहा था, मुझे कुछ इशारा कर रहा था। और मैं लगे ये बंदा मुझे क्यों इशारा कर रहा है, और मैं ध्यान नहीं दिया। और जब मेरे बिल्कुल वो पास आ गया, बिल्कुल नज़दीक आ गया, तब मैंने निकाला अपना ईयरफोन। और तो उसने बोला कि अभी अभी एक सांप जा रहा था और आप उसके ऊपर से आ गए। मैं आपको वो बता रहा था कि यहाँ पे सांप है। अरे ओह, ओके। फिर मैंने देखा पीछे मुड़ के, तो वहाँ पे एक सांप था, मतलब थोड़ा दूर था वो, और बहुत ही मतलब छोटा सांप था, 2-3 फीट का। बट आई फेल्ट कि मुझे लगा शायद कि ईयरफोन्स यूज़ करना रोड पे, चाहे वो बिल्कुल सुबह हो, खाली रोड हो, फिर भी दोस्तों खतरनाक है। हालाँकि ईयरफ़ोन्स अगर आप यूज़ करें घर के अंदर, बहुत बेनिफिशियल है। आप अपने आप बिना किसी को किए डिस्टर्ब आप अपना काम कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, फ़िल्म भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं किसी से। लेकिन इसको यूज़ करना रोड के ऊपर, ख़ासकर जब आप रनिंग कर रहे हैं दोस्तों, आई थिंक थोड़ा खतरनाक है। और आई थॉट कि ये बात मुझे आप सबको बतानी चाहिए, बिकॉज़ शायद बहुत सारे लोग जब जाते हैं घर से बाहर, चाहे वो हो बाइक पे, साइकिल पे, कई कई बार मैंने देखा है लोग यूज़ करते हैं, ईयरफ़ोन्स यूज़ करते हैं। और दोस्तों रोड पे चलते वक़्त, चाहे वो आप खाली रोड हो,
मैं जानबूझ के जाता हूँ एक ऐसे रोड पे जहाँ पे कोई होता नहीं सुबह-सुबह, बिकॉज़ ताकि कम से कम ट्रैफ़िक हो, मैं आराम से अपना रनिंग कर सकूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों, कौन जानता है क्या हो सकता है रोड के ऊपर। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं दोस्तों, उसी टाइम पे भी यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। तो दोस्तों एनीवे ये था मेरा किस्सा एक जो हुआ मेरे साथ पिछले हफ्ते। करते हैं शुरुआत आज के एपिसोड की। और जो सबसे बड़ी स्टोरी है हमारी इस हफ्ते की दोस्तों वो आ रही है ऑब्वियसली जो लास्ट बड़ी फाइट थी यूएफसी की। सिरिल गेन बन गए हैं अब इंटरम हैवीवेट चैंपियन। और काफ़ी सारे लोग हैं ये पूछ रहे थे कि क्यों ज़रूरत है हमें एक इंटरम बेल्ट की, क्या ज़रूरत है जब हमारे पास ऑलरेडी चैंप है। और उसका जवाब ये दिया गया कि अभी साफ नहीं था कि कौन फाइट करेगा बेल्ट के लिए। हमारे पास एक बड़ा कार्ड था, एक पेपर व्यू था और वहाँ पे कोई बड़ी फाइट नहीं थी। फाइट हुई थी ह्यूस्टन के अंदर जो कि होम टाउन है डेरेक लुइस का। और इसलिए वहाँ पे इस फाइट को इंटरम हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए बनाया गया। और दोस्तों वो फाइट वो जीत जाते हैं सिरिल गेन। और इससे पहले कि हम बात करें उनके बारे में, बात करते हैं डेरेक लुइस के बारे में। आई आई फ़ील कि जिस तरीके से उन्होंने परफ़ॉर्म किया, कुछ चीज़ शायद ऑफ थी, कुछ चीज़ शायद है वो गलत थी उनके साथ। शायद वो अंडर प्रेशर थे, शायद वो थोड़े से मेबी वेट कर रहे थे कि थोड़ा-सा और मैं टाइम लूँ खुलने के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, डेरेक लुइस हमेशा कई बार बहुत टाइम टाइम के बाद वो खुलते हैं, राउंड 2 के बाद, राउंड 3 के बाद थोड़े से ओपन होते हैं, लूज़ होते हैं। बट आई फेल्ट कि शायद हल्का-सा वो अंडर प्रेशर थे क्योंकि होम क्राउड है, बड़ी फाइट है, बेल्ट के लिए है, आप खेल रहे हैं दूसरी बार बेल्ट के लिए। सो आई थिंक कि थोड़ा-सा वो अंडर प्रेशर थे और आई थिंक उसका बहुत फ़ायदा मिला सिरिल गेन को। और हालाँकि हमने जो बात की थी इन आवर दिस फाइट द ब्रेकडाउन कि क्या स्किल सेट है। और ऑब्वियसली ये बात साफ थी कि ज़्यादा ऑप्शंस हैं सिरिल गेन के पास और उन्होंने वो यूज़ किया। जिस तरीके से ये फाइट लड़ी सिरिल गेन ने, ऐसा लगा ही नहीं कि ये फाइटर है, ये 240 पाउंड का है। ऐसा लगा शायद ये 100 180 पाउंड का फाइटर है। लेग किक का जो उन्होंने यूज़ किया, जिस तरीके से उन्होंने डिस्टेंस मैनेज किया, उन्होंने दूर रखा डेरेक लुइस को, बहुत ही एक ऐसा गेम खेला कि लगा नहीं कि ये उनकी लाइफ की पहली इतनी बड़ी फाइट है। ऐसा लगा कि यहाँ पे वो पहले भी कई बार ऐसे फाइट कर चुके हैं इस लेवल पे जाके। एंड आई फ़ील कि शायद क्योंकि वो इतने फ्लूइड थे, इतने स्मूथ खेल रहे थे, शायद डायरेक्टली उसको मौका मिला ही नहीं कि वो सेट हो सके। ज़्यादातर दोस्तों हैवीवेट जो फाइटर्स होते हैं वो स्लो होते हैं। कई बार उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, हथियार वो होता है उनके सिर्फ वन पंच केओ। और इसलिए नॉर्मली शायद कई बार जो होती है फाइट्स बहुत बोरिंग हो जाती है हैवीवेट डिवीज़न की। आई थिंक सिरिल गेन एक तरीके से एक नई जनरेशन के फाइटर हैं हैवीवेट डिवीज़न के लिए क्योंकि वो जो स्किल सेट यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं उनके जो उनके पास ऑप्शंस हैं, वेपन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। डायरेक्ट लुइस के पास सिर्फ क्या था? एक वन पंच नॉकआउट, राइट? क्या है विद फ्रांसिस नंगानू? वन पंच नॉकआउट। लेकिन उनके पास दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके पास लेग किक्स हैं, उनके पास एल्बो स्ट्राइक्स हैं, उनके पास पंचेज़ हैं। वो एक तरीके के शायद एक इकलौते फाइटर होंगे इस टाइम में जो कि एक कंप्लीट फाइटर हैं हैवीवेट डिवीज़न के लिए। और जब मैं बात करता हूँ इस वर्ड के बारे में कंप्लीट फाइटर मीन्स आपके पास सिर्फ एक नहीं बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप फाइट को ख़त्म कर सकें। केन वेलास्कस आई थिंक उसी लिस्ट के अंदर आते हैं जहाँ पे उनके पास रेसलिंग भी थी, स्ट्राइकिंग भी थी, वर्ल्ड क्लास कार्डियो था। उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे जो उनको फाइट में विन दिला सके। और आई थिंक सिरिल गेन आई थिंक उसी लिस्ट में आते हैं कि ही कैन डू मैनी थिंग्स। ही कैन पंच, ही कैन किक, ही कैन सर्कल यू लाइक ए स्मॉल फाइटर। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आप देखें जो हमने बात की थी इस फाइट के से पहले, डेरेक लुइस 260 पाउंड्स वेट गेन टू 45 पाउंड वेट। और जब भी दोनों फाइटर क्लिंच के अंदर आए, जब बिल्कुल उनको हक कर रहे थे एक दूसरे को, आई फेल्ट कि हाँ ये मौका आ गया डेरेक लुइस के पास, अब वो उन्हें नीचे गिराएंगे। ऐसा नहीं हुआ। और वो एक बहुत बड़ा शायद एक एक शॉकिंग पॉइंट था फैंस के लिए। बट आई थिंक वो एक पॉइंट था डेरेक लुइस के लिए कि अरे ये बंदा स्ट्रांग है, ही स्ट्रांग। हालांकि मुझसे मुझसे थोड़ा छोटा है साइज़ के अंदर, वेट कम है इसका,
बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग। और आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था जब लगा थोड़ा-सा लूज़ कर दिया और कॉन्फिडेंस ड्रेक लुइस ने कि हे, आई थिंक ये जो बंदा है ये थोड़ा-सा अलग है। बट दोस्तों डेफिनेटली अब जो नेक्स्ट फाइट है वो सेट हो गई है। हमारे पास अब इंटरम चैंपियनशिप है, वो ऑलरेडी चैंपियन ऑलरेडी है हमारे पास, है सिरिल गेन है, और अब वो फाइट करेंगी अगेंस्ट फ्रांसिस नगानो फॉर द हैवीवेट चैंपियनशिप, और वो होगी एक टाइटल यूनिफिकेशन बाउट। ये एक वर्ड जो कि कई बार यूज़ करती थी रेसलिंग कम्युनिटी, खासकर WWE, कि अब वो 2 बेल्ट है वो एक हो रही हैं। सो आई थिंक उस तरह का ये एक कहानी है कि हमारे पास 2 बेल्ट हैं, अब फाइट होगी इन दोनों के बीच में, और जो होगा विनर वो होगा अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन फॉर UFC। और दोस्तों आई आई बिलीव कि ये फाइट बहुत बहुत तरीके से ये बेटर फाइट है कंपेयर टू फ्रांसिस नगानो वर्सेस डेरेक लुइस फाइट, बिकॉज अगेन डिफरेंट फाइटर, डिफरेंट स्किल सेट, और आई थिंक थोड़ा ज़्यादा चांस भी है सिरिल गेन के पास ये फाइट जीतने का। और दोस्तों बहुत होगा इंटरेस्टिंग। दोनों फाइटर हैं तो वो पहले एक ही जिम से बिलोंग करते हैं। अभी उनका जिम अलग है, बट पहले जो उनका जो जिम था वो सेम जिम था। जो ओल्ड जिम है फ्रांसिस का, वहाँ पे ट्रेन करते थे सिरिल गेन, और अब ये जो फॉर्मर टीममेट्स हैं अब ये फाइट करेंगे एक साथ फॉर द हैवीवेट चैंपियनशिप। दोस्तों क्रेजी थिंग, कहाँ हम बात कर रहे थे जॉन जोन्स फाइट करेंगे फ्रांसिस के साथ, फिर डेरेक लुइस फाइट करेंगे, सिरिल गेन दोस्तों अब फाइट करेंगे अगेंस्ट फ्रांसिस नगानो। दोस्तों जस्ट लाइक अंकल डिनेना ऑलवेज से कि इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। अगर टाइमिंग सही है और अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। और जॉन्स ने फाइट के लिए मना करके एक तरीके से रास्ता खोल दिया बाकी लोगों के लिए। डेरेक लुइस के पास ऑप्शन था, और अब वो ऑप्शन आया आखिरकार सिरिल गेन के पास, और अब देखिए अब वो बन गए हैं इंटरम चैम्प, और वो फाइट करेंगे चैंपियनशिप के लिए। दोस्तों क्रेजी थिंग इस गेम में दोस्तों, हर हफ्ते दोस्तों चीज़ें बदलती हैं, हर रोज़ है वो चीज़ें बदलती हैं। दोस्तों चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, जो कि है कॉनर वर्सेस डीसी। डां डां डां। ओके, सो डीसी और कॉनर मैग्रेगर का कोई लिंक नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। हैवीवेट डिवीजन, लाइटवेट डिवीजन, फॉर्मर डबल वेट डबल डिवीजन चैंप, कॉनर मैग्रेगर फर्स्ट चैंप। कॉनर मैग्रेगर अभी भी एक्टिव हैं, डीसी रिटायर्ड। सो हालांकि कोई लिंक नहीं है, कोई ऐसा कुछ खास वजह भी नहीं है, बट क्योंकि डीसी कि कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें उन्होंने सपोर्ट किया था और बेसिकली कहा था कि शायद कॉर्नर को अब हेल्प की ज़रूरत है। वो एक डार्क प्लेस में पहुंच गए हैं जहाँ पे उनके पास जो उनका माइंड है वो उनका दुश्मन बन गया है, और इसका जवाब दिया कॉर्नर ने। तो कॉर्नर ने जो ट्वीट किए थे वो तो ये किए थे, Daniel Cormier is a fat mess, getting into worse condition by the day. God bless him, showing up drunk at media events the very day before he was in booth for calling my fight. Drunk at media event, working the day before being the commentator for the biggest fight in history. It's a sackable offense of so basically वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो डेरेक लुइस हैं, सॉरी डीसी हैं, वो फाइट से पहले जो होती है, आई थिंक फाइट से एक दिन पहले वो जब आए थे, जो द वेन शो था उस टाइम पे वो थोड़े से वो टल्ली थे। बट क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता है कि जब ये जो यहाँ पे फ़ोटो है, ये देखिए, ये जो इवेंट है ये चल रहा था वेन के दिन, और उस टाइम पे एक आई थिंक बॉटल, आई थिंक बियर है वो शायद शायद पीनी थी डीडीसी को। सो आई फील कि यहाँ पे लेट मी शो वन मोर टाइम। ओके, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, अरे कहाँ गया यार, लेट मी शो यू। ओके अब नहीं आ रहा, सॉरी। सो बेसिकली इस फाइट से पहले वेन के दिन कॉनर जब के बारे में जब पूछा गया तो उस टाइम पे बेसिकली डीसी है वो होस्ट कर रहे थे वेन शो, और वहाँ पे एक गेम वो खेल रहे जहाँ पे उस गेम में लॉरा सैंको और डीसी को एक बियर की बोतल है वो पीनी थी,
और जब वो आते हैं फॉर प्रेस, थोड़े से वो हल्के से वो कहते हैं कि आई एम बिट हाई, मैं थोड़ा-सा मैंने पी रखी है, बट किसी भी लेवल पे इतना नहीं कि लगे भाई मुझसे तो पता नहीं क्या हो रहा है। सो कॉनर बेसिकली उस बात पे एक सवाल सवाल उठा रहे थे कि क्यों डीसी फाइट से 1 दिन पहले मीडिया डे के दिन वो ड्रिंक करके आए हुए थे। हालाँकि दोस्तों वो बहुत ही छोटी अमाउंट थी। डीसी एक बहुत हैवीवेट बंदे हैं तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस छोटी सी अमाउंट से। बट एक तरीके से शॉट हैं वो ले रहे थे कॉनर कि हे दिस गाय, फैट गाय, ड्रंक गाय मेरी फाइट से पहले पी के आया है और मेरे बारे में उल्टी-उल्टी बातें कर रहा है। और ये था पूरा मसला। इसके बाद में रिप्लाई करते हैं डीसी, जो कि एक ट्वीट था जो शायद अब शायद उन्होंने साफ कर दिया है। आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग टू एम्बैरेस माई सेल्फ ऑन ट्विटर कॉर्नर, बट नेक्स्ट टाइम आई सी यू वी विल कीप दिस एनर्जी, टॉक टू यू सून। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, कीप सेम सेम एनर्जी, हम इसी मूड में रहेंगे जैसा हम अब मूड में हैं, बिकॉज कॉर्नर ने जो बातें कही। एंड आई थिंक डीसी डीसी से साथ उनको बोलना कि डीसी अगेन, डीसी इज फ्रेंड विद डस्टिन पोरिये। डीसी बिलोंग करते हैं फ्रॉम होम प्लेस ऑफ डस्टिन पोरिये, लुजियाना, और वहीं के हैं डस्टिन पोरिये। सो उनका एक कनेक्शन है विद डस्टिन पोरिये। वो ऑब्वियसली टीममेट हैं विद हबीब। तो बिकॉज ऑब्वियसली जब वो टीममेट हैं हबीब के, वो दोस्त हैं डस्टिन पोरिये के, तो वो उनका काफ़ी फेवर करते हैं। और उन्होंने कहा था कि कॉनर जो ट्वीट्स कर रहे हैं हबीब के लिए, या जिस तरीके से वो बात कर रहे थे फाइट के बाद डस्टिन पोरिये के लिए या उनकी वाइफ के लिए, आई थिंक बहुत डार्क प्लेस में पहुंच गए हैं। कॉनर उनको हेल्प की ज़रूरत है, कोई कोई उनको समझाए, कोई उनको मतलब बताए कि ये सही नहीं है। और उसका जवाब दे रहे थे कॉनर। और हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी ये फाइटर आपस में फाइट नहीं करेंगे, बिकॉज डीसी अगेन heavyweight champion, former heavyweight champion. Conor definitely fighting in welterweight at max. बट इंटरेस्टिंग कि कैसे कॉनर उन सब लोगों को जो कि फेमस हैं, ध्यान रहे कि डीसी दोस्तों अभी भी एक बड़ा नाम है इन इन मीडिया, बिकॉज अगेन फॉर्मर चैम्पियन, वेरी गुड एथलीट, और उनके बहुत लोग उनको बहुत जानते हैं कि है ऑब्वियसली डीसी को लोग जानते हैं। जिनका शो था विद एरियल हलवानी, वो दोस्तों एक बहुत बड़ा शो था। बिकॉज अगेन बहुत कम ऐसा होता है कि एक एक डबल डिवीजन चैम्पियन काम कर रहा है ऑन ए पॉडकास्ट। सो एक वो बड़ा नाम है एमएमए कम्युनिटी में, और इसलिए शायद उनके वर्ड्स को लोग लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, और शायद इसलिए शायद कॉर्नर ने उनको रिस्पॉन्ड किया है। बट दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टफ। लेट्स सी क्या होता है जब नेक्स्ट टाइम फाइट होगी को कॉर्नर की, और उस टाइम पे शायद काम कर रहे होंगे एज ए कमेंटेटर डीसी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, और जो वो है नेट डियाज वर्सेस डस्टिन पोरिये। नाउ नेट डियाज डस्टिन पोरिये फाइट दोस्तों बहुत पहले बुक हुई थी, और वो फाइट दोस्तों उस टाइम नहीं हो पाई थी। डस्टिन बोल रहे हैं कि उस टाइम पे नेट डियाज ने फाइट के लिए मना कर दिया था। नेट बोल रहे हैं कि उस टाइम पे डस्टिन पोरिये की जो हिप सर्जरी थी इसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। बट आई थिंक सच्चाई ये है कि उस टाइम पे नेट डियाज ने साइन नहीं किया था कॉन्ट्रैक्ट। उस टाइम पे अभी भी बात कंफर्म नहीं हुई थी, प्रेस हो चुकी थी, बट उस टाइम पे अभी भी बात कर रहे थे गोलमाल नेट डियाज। और डस्टिन पोरिये के पास है वो हिप है उनकी, वो इंजर्ड थी, और वो चले गए थे उसके बाद फॉर हिप सर्जरी। सो अब फिर से ऑन सोशल मीडिया पे नेट डियाज ने पिंक किया था कुछ भी अगेंस्ट डस्टिन पोरिये, उसको रिस्पॉन्ड किया डस्टिन पोरिये ने। और फिर से एक बार ये बात शुरू हो गई कि क्या ये फाइट अब हो सकती है। दोस्तों टाइमिंग सही नहीं बैठ रहा। डस्टिन पोरिये अभी भी फाइट जीत के आए हैं अगेंस्ट कॉनर मैकग्रेगर। उनके पास ऑब्वियसली फिर से मौका है फाइट करने का फॉर द लाइट वेट चैंपियनशिप, और यहाँ पे बात करना कि क्या वो करेंगे फाइट अगेंस्ट नेट डियाज, आई थिंक दोस्तों बहुत जल्दबाजी होगी। नेट डियाज दोस्तों इस टाइम पे नहीं कर सकते वेट कट 155 पाउंड का। नेट डियाज ने वो वेट कट बहुत पहले किया था। नाउ नेट डियाज इज़ ए प्योर वेल्टरवेट फाइटर। इस टाइम पे वो वेल्टरवेट में फाइट करेंगे। मतलब ये है कि उनसे फाइट करने के लिए डस्टिन पोरिये को जाना पड़ेगा एक वेट डिवीजन आगे, क्योंकि आई थिंक इस टाइम पे कुछ उनके लिए रिस्की मामला होगा। वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बैक टू बैक विन अगेंस्ट कॉनर, और यहाँ पे आई थिंक उन्हें फाइट करना चाहिए बेल्ट के लिए।
अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा, जो कि शायद होने वाली है फाइट इन नवंबर एंड। सो आई आई फ़ील कि यहाँ पे अगर ये फाइटर अभी से बात कर रहे हैं कि आई एम रेडी एंड वी कैन फाइट, और आई थिंक वो रेडी हैं। आई थिंक ऑब्वियसली नेट डियाज़ के पास, उनके पास इस टाइम पे कोई बड़ी फाइट नहीं है। कॉर्नर डेफिनेटली अभी इंजर्ड हैं, वो हार चुके हैं अगेंस्ट होरे मास्विडाल। सो येस, नेट डियाज़ फाइट इज़ द बिगेस्ट फाइट जो कि मिल सकती है अभी डस्टिन पोरिये फाइट इज़ द बिगेस्ट फाइट जो कि मिल सकती है इस टाइम पे नेट डियाज़ को। बट दोस्तों इस टाइम पे डस्टिन पोरिये के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उनके पास ऑप्शन है ओलिवेरा का, उनके पास ऑप्शन है कोबी कविंटन का, उनके पास ऑप्शन है नेट डियाज़ का। सो आई फ़ील कि जो वेल्टरवेट जो उनका मूव है वो होगा, बट आई फ़ील कि पहले शायद वो चैंप बनेंगे इस डिवीज़न के, एटलीस्ट ट्राई करेंगे, और फिर शायद वो मूव करेंगे वेल्टरवेट डिवीज़न में अगर वो चैंप बन जाते हैं तो। नेट डियाज़ फाइट एब्सोल्युटली फन फाइट अगेंस्ट डस्टिन पोरिये, कोबी कविंटन फाइट अगेंस्ट डस्टिन पोरिये इवन बेटर फाइट। तो दोस्तों आई थिंक कि जो सारे जो जो इशारे हैं वो ये कह रहे हैं कि डस्टिन पोरिये मूव करेंगे बहुत जल्द इन वेल्टरवेट डिवीज़न, और उनके पास ऑलरेडी 2 नाम हैं वो रेडी हैं, कोबी कविंटन और नेट डियाज़। पर दोस्तों आई थिंक कि पहले फाइट होगी डस्टिन पोरिये वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा फॉर द लाइटवेट चैंपियनशिप। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है पोस्ट ऑफ द वीक। और दोस्तों वो है हमारी ये फ़ोटो जहाँ पे बताया गया था कि किस तरीके से होजे आल्डो ने 114 स्ट्राइक्स है वो लैंड की अगेंस्ट पेड्रो मुनहोज, जो कि लास्ट फाइट हुई थी। और दोस्तों ये रिकॉर्ड है बिकॉज इससे पहले उन्हें कभी भी किसी भी फाइट में कभी भी होजे आल्डो ने इतनी फाइट्स इतनी स्ट्राइक्स हैं वो लैंड नहीं की। और जब से उनका मूव हुआ है इन बंटीवेट डिवीज़न, मैं थोड़ा-सा कंसर्न था बिकॉज़ इस एज में बजाय मूव करना डिवीज़न आगे, वो पीछे आ रहे थे। आई थिंक थोड़ा-सा तो वहाँ पे रिस्क था ही। वो हार गए थे अगेंस्ट पीटर यान, जो कि एक बहुत ही टफ फाइट थी उनके लिए। और उसके बाद आई थॉट कि शायद मे बी ही विल अगेन कम बैक इन 145 डिवीज़न, बट ऐसा नहीं हुआ। अब उनके पास एक विन है अगेंस्ट ए टॉप गाय, पीटर मुनहोज। इफ नॉट टॉप गाय बट एटलीस्ट ए नोन गाय। और यहाँ पे अब उनके पास एक फिर से एक होप मिल रही है कि शायद होजे आल्डो के पास अभी भी टाइम है कि वो एक सॉलिड रन एक और हम वो दे सकें, कुछ फाइट्स और हमें अच्छी दे सकें। क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है, इतना लंबा कैरियर, पहली बात तो ये, इतना सारा डैमेज वो ले चुके हैं, इतना इतना बड़ा वो वेट कट कर रहे हैं, और तो फिर भी वो इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। उनके कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन थे जो बहुत ही फास्ट थे, जो कि मुझे दिखाई भी नहीं दिए कि इतने फास्ट वो पंच से वो थ्रो कर रहे थे। दोस्तों आई थिंक कि मे बी उनकी बॉडी है अब थोड़ी सी और अडेप्ट हो गई है इस वेट कट के लिए। 135 पाउंड उनके लिए दोस्तों बहुत ही आई थिंक टफ वेट कट है, नो डाउट। बट आई थिंक कि अब बिकॉज वो कर रहे हैं बार बार वो वेट कट, शायद थोड़े से और वो कंफर्टेबल हो गए हैं। मे बी अब उनकी जो पावर थोड़ी सी है उनके पास, वो फिर से वो आ रही है। ही इज़ फास्ट, पंचेस वो बहुत ही फास्ट जा रहे हैं। मे बी शायद वो कुछ फाइट्स हैं वो और खेल सकते हैं इस वेट डिवीजन में। बट क्या वो चैम्प बन सकते हैं? आई आई फ़ील कि इस टाइम पे दोस्तों उनको चैम्प बनने का अगर हमारा सपना है तो दोस्तों वो बहुत ही बड़ा सपना होगा, बिकॉज़ मे बी होज़े आल्डो कैन फाइट गाइज़ लाइक TJ Dillashaw, guys like Cody Garbrandt, guys like Dominic Cruz, makes sense. But I think चैम्प बनना दोस्तों इस टाइम पे उनके लिए बहुत टफ होगा। जब हम बात करते हैं पीटर यान, कोई सैंड हैगन, आई फील कि उनके लिए चैम्प बनना दोस्तों बहुत मुश्किल होगा। फन फाइट यस डेफिनेटली, बट चैम्प बनना आई थिंक दोस्तों के लिए बहुत मुश्किल होगा। नामुमकिन नहीं है, बट दोस्तों बहुत टफ होगा इस टाइम पे, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि क्या उनके पास इतना कार्डियो होगा कि वो लगातार 5 राउंड हैं वो ऐसे झेल जैसे कि वो अ, खेले थे अगेंस्ट पीटर यान। वेरी टफ दोस्तों, वेरी टफ। सो दोस्तों ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस पॉडकास्ट का, आज के एपिसोड का। एनी अदर थिंग जो हमने डिस्कस नहीं की है आज? लेट मी सी, आई थिंक वी आर गुड दोस्तों। दोस्तों एक और जो कि न्यूज़ थी, जो कि यहाँ पे तो नहीं है मेरे पास, बट
जो मैंने पढ़ी थी कल सुबह वो ये कि एक इंटरव्यू आया था पोला कोस्टा का, बोहशीनिया पोला कोस्टा, वाइन वाला पोला कोस्टा। सो पोला कोस्टा के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो फिर से फाइट करना चाहेंगे अगेंस्ट करंट मिडलवेट चैंपियन इज़राइल अडेसानिया, और इस तरह वो फाइट करेंगे सोबर। तो सोबर कोस्टा, जस्ट लाइक मेंटली अनडिफीटेड शॉन ओमेली, जस्ट लाइक मोटिवेटेड शॉर्ट हेयर कॉनर मैकग्रेगर, दोस्तों बहुत खतरनाक है। और यहाँ पे अगर वो, आई एम नॉट श्योर इस टाइम पे, हालांकि उनकी फाइट होने वाली है अगेंस्ट मार्विन विटोरी, जो कि दोस्तों अब बहुत ही अच्छी फाइट है। आई मीन इट्स अ फन फाइट। और अगर वो फाइट उससे जीत जाते हैं उनसे अगेंस्ट मार्विन विटोरी, मे बी शायद वो एक फाइट और दूर हों फिर से फाइट करने के लिए बेल्ट के लिए। बिकॉज दोस्तों कोस्टा जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी इस वेट डिवीजन में, आई फेल्ट कि उनको बहुत शायद दुख हुआ या मे बी शॉक लगा ये फाइट हार के अगेंस्ट अडेसानिया। और आई थिंक अब जब उनके पास वो इशू नहीं है, उनके पास बाल फिर से आ गए हैं, वो काफ़ी उसका वेट कर रहे थे, आई थिंक कोस्टा शायद चैंप बन सकते हैं अगर अडेसानिया आगे मूव कर जाएं। बिकॉज आई स्टिल फील कि जो डेप्थ है स्किल सेट में जैसी होनी चाहिए, जैसे कि है इन अडेसानिया, लेयर बाय लेयर, अगर ये अप्रोच प्लान ए काम नहीं करा तो प्लान बी नहीं तो प्लान सी, वो जो होती है डीप अप्रोच जो होती है एलीट फाइटर्स में, वो मुझे अब तक नहीं दिखाई दे रही इन पोला कोस्टा। टफ यस, स्ट्रॉन्ग यस, यंग यस, कॉन्फिडेंट यस, बट स्किल सेट के मामले में अगर देखूँ मैं अगर, तो वो जो होती है एलीट लेवल की स्किल सेट जैसे कि है पीटर यान में, अडेसानिया में, उस्मान में, मुझे वो अब तक उनमें दिखाई नहीं दे रही है। मे भी शायद वो और काम करे अपने स्किल्स के ऊपर, उनके पास टफनेस है, उनके पास पावर है, अगर वो शायद और थोड़ा काम करें तो दोस्तों अगेन नॉट इम्पॉसिबल, बट आई एम नॉट श्योर कि इतने छोटे टाइम में वो कितना कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज अगर वो फाइट होती है फिर से अगेंस्ट अडेसानिया, आई थिंक 10 में से 8 बार वो फाइट हार जाएंगे अगेंस्ट अडेसानिया। बहुत ही कम चांस है कि वो फेयर फाइट में जीत जाए अगेंस्ट अडेसानिया। अगर अडेसानिया बहुत इंजर्ड हैं, मे बी ऑफ हैं, हु नोस, बैड वेट कट है, शायद पॉसिबल है, बट स्किल बाय स्किल अगर देखें बहुत मुश्किल है कोस्टा के लिए आज के लेवल पे, आज के दिन, कि वो हरा पाएँ अडेसानिया को। बट दोस्तों मे बी स्टिल यंग, मे बी ही कैन लर्न। और ये मुझे बात पता तब लगी जब मैंने देखी फाइट मार्विन विटोरी अगेंस्ट अडेसानिया। आई कैन फील कि कैसे राउंड बाय राउंड विटोरी के पास सेम गेम प्लान था। डूड, वो काम नहीं कर रहा। जब आप एक फाइट में हैं वर्ल्ड टाइटल के लिए और आपका प्लान है वो काम नहीं कर रहा, आप जाते हैं पीछे बैठते हैं, आपके टीममेट्स आपको कुछ कह रहे हैं, उनको सुनो, कुछ चेंज करो। विटोरी लगातार 5 राउंड सेम अप्रोच, सेम स्किल सेट, सेम वेपन्स, सेम स्ट्राइक्स। दोस्तों प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, अगर आप कुछ इंटरव्यू देखेंगे से जीएसपी, मैं उनके सारे इंटरव्यू देखता हूँ, पुराने नए, खासकर नए वाले, क्योंकि अब वो बहुत ही लाइक एमएमए बाबा बन चुके हैं। उनके पास इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, और अब वो खुल के बात करते हैं। अब उनके पास कुछ नहीं है छुपाने के लिए। बिकॉज पहले ऑब्वियसली व्हेन यू एक्टिव, सो आप सारे पत्ते नहीं खोल सकते, मैं मुझे ये पता है, मुझे ये पता है। बट अब जीएसपी जब करते हैं बात, तो बहुत करते हैं बात फ्री होके, ओपनली। उनके पास बहुत सारे जो राज जो उन्हें बताए, मुझे नहीं, मतलब सबको बताए यूट्यूब पे। एंड जीएसपी हमेशा कहते हैं कि यू शुड हैव प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। और जब उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट सो मनी एग्जाम्पल, कि उनके पास प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। और यही निशानी है एक एलीट लेवल फाइटर की, कि आपके पास सिर्फ एक प्लान नहीं है, कि अगर वो काम नहीं किया तो बस ब्रदर, कांट डू ब्रदर। सो यू शुड हैव प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। और ये जो फाइटर हैं जिसकी नाम लिया मैंने अभी, उस्मान, अडेसानिया, जीएसपी, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यूज़ करने के। और जीएसपी खासकर क्योंकि अब वो इतना बात करते हैं खुल के,
जब उनकी फाइट आई थी अगेंस्ट बिस्पिंग, तो जब चेंज की टैक्टिक्स बिस्पिंग ने, तब तब जीएसपी को लगा कि अरे ये बंदा तो, जो प्लान था कि मेरे पास आएगा और मैं उसे काउंटर करूंगा, बट अब ये पीछे जा रहा है, मैं इसे चेस कर रहा हूँ, प्लान बी। सो ये जो होता है, दैट मेंटल, यू नो, आई एम नॉट इवन मेंटल, आई थिंक कि ये होता है मोर ऑफ ए, कितना आपने कितना आपने अपने आप को जाना है, और कितना आपने जाना है जो आपके सामने बंदा फाइट कर रहा है उसको, और क्या आप रैली में सिर्फ एक बंदूक, एक गोली के साथ जाएंगे फाइट करने के लिए, वो भी बेल्ट के लिए। और आई थिंक वही मिस्टेक की कोस्टा ने, वही मिस्टेक की मार्विन विटोरी ने, कि वन अप्रोच, बस वो काम करेगा तो ठीक है, वरना नहीं, और आप ऐसा नहीं कर सकते। सो अगेन कोस्टा, टाइम है अभी भी, ही कैन डू वेल, बट इस टाइम पे होती है फाइट, फिर से होती है, रीमैच होता है अगेंस्ट अडेसानिया, आई फील कि इजराइल विल विन इजीली। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड नंबर 19 आई थिंक। दोस्तों, अब हमारे पास इस वीक की फाइट नहीं है। कल दोस्तों हम मिलेंगे फॉर अवर लाइव चैट एंड Q&A। आई थिंक बहुत टाइम से पेंडिंग है। दोस्तों कल हम बात करते हैं, कोई फाइट भी हमारे पास नहीं है, तो दोस्तों मज़ा आएगा बात करने में आप सब लोगों से बहुत टाइम बाद। कल हम दोस्तों मिलते हैं लगभग 11 बजे के आसपास, 11-12 के आसपास मिलते हैं, और दोस्तों बात करेंगे कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और क्या चल रहा है MMA वर्ल्ड में। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, और करते हैं शुरुआत हमारा आज का म्यूज़िक, और मिलते हैं दोस्तों आपसे कल सुबह 11 बजे के आसपास, मे बी 11, मे बी 12, नॉट श्योर ब्रदर। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।